दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्चाई से प्रेरित काल्पनिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नैना। अब आगे की पूरी कहानी नैना की अपनी जुबानी है। आइए सुनते हैं उसकी दर्द भरी जिंदगी की कहानी। मेरा नाम नैना है। मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा छोटी थी और इसलिए अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा लाडली भी थी। अगर कभी घर में कोई मुझे डांट देता तो मेरे पापा तुरंत ही मेरे पक्ष में खड़े हो जाते थे, जिस वजह से कई बार मम्मी पापा से नाराज़ भी हो जाती थी कि तुम ही इस लड़की को बिगाड़ रहे हो और इसे सिर पर चढ़ाकर इसकी आदतें ख़राब कर रहे हो। लेकिन पापा मम्मी की एक भी नहीं सुनते थे। और फिर एक दिन मेरे पापा अचानक इस दुनिया से चले गए और उनके साथ जैसे मेरी खुशियों की सबसे ज़्यादा परवाह करने वाला इंसान भी चला गया। ऐसा नहीं है कि माँ मुझे चाहती नहीं थी, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चों को बराबर का प्यार दें ये ज़रूरी नहीं है। कई बार माँ बाप अपने किसी बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी बच्चे को कम। ये सच्चाई है जिसे अक्सर लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन जिस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा होता है उसे ही ये सब अच्छे से समझ आता है। और मेरे साथ भी यही था। मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, पर मेरी माँ मेरे बाकी बड़े दोनों भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करती थी। और इसलिए पापा के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनके जाते ही चीज़ें बदलने लगी थी। अब मेरी कोई ख़ास परवाह नहीं करता था। बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी, इसलिए अब घर के काम की जिम्मेदारी भी माँ ने मेरे कंधों पर ही डाल दी थी। और इधर भैया की भी शादी बस होने वाली थी। इसी दौरान मैं अक्सर जब भी घर के किसी शॉपिंग के लिए या सामान खरीदने के लिए बाहर जाती तो मेरी मुलाकात मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले लड़के आर्यन से अक्सर हो जाया करती थी। वह भी मुझे दूर से देखकर हल्के से मुस्कुरा देता था और मैं अपनी नज़रें झुका लेती थी। शुरू शुरू में तो मेरे दिल में उसके लिए कोई ख़ास जज्बात नहीं थे, लेकिन जब हमारी मुलाकातें इसी तरह लगातार होती रहीं तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह भी मुझे पसंद आने लगा। वह लंबे कद का बहुत ही हैंडसम दिखने वाला लड़का था। अब तो वह मुझसे बात करने की कोशिश भी करने लगा था, लेकिन फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करती थी। एक दिन उसने कागज़ पर अपना नंबर लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी सोचती रही। फिर मैंने आसपास देखा और धीरे से वह कागज़ उठा लिया। उस वक्त आर्यन के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। घर आकर मैंने देखा तो उस पर उसका नंबर लिखा था। मेरा दिल घबराहट के मारे बहुत तेज धड़क रहा था। मैं 2-3 दिन तक सोचती रही कि क्या मुझे इस नंबर पर मैसेज करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर आखिरकार चौथे दिन मैंने उसे हेलो लिखकर भेज दिया। और बस उसके बाद तो जैसे हमारी बातों का सिलसिला ही चल पड़ा। वो मेरी बहुत तारीफ़ करता, मेरी पसंद नापसंद हर बात को जानने की कोशिश करता, मुझे बिल्कुल वैसे ही वैल्यू देता जिससे कभी मुझे मेरे पापा से मिला करती थी। मेरे दिल में जो कुछ भी होता मैं सब कुछ उससे कहती और वह बिना कुछ कहे मेरी हर बात को सुनता रहता, जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। क्योंकि पापा के चले जाने के बाद उस घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती। वह जब भी मेरी तारीफ़ करता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं भी इस दुनिया में किसी के लिए तो ख़ास लड़की हूँ। और फिर इस तरह से मैं उससे बहुत गहराई से मोहब्बत करने लगी। एक दिन आखिरकार आर्यन ने मुझसे कहा कि वह अब मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। उसके बाद हम सोचने लगे कि किस तरह हम इस बात के लिए अपने घर वालों को तैयार करेंगे। हमने अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर खूबसूरत सपने देखने शुरू कर दिए। फिर जिस दिन आर्यन ने तय किया उसी दिन मैंने अपने घर में और आर्यन ने अपने घर में इस शादी को लेकर बात की। मेरी माँ तो इस शादी के लिए तैयार थी, बस उनकी शर्त ये थी कि वह बहुत ज़्यादा दहेज नहीं देंगी। अगर आर्यन के घर वालों की तरफ से दहेज की ज़्यादा डिमांड आई तो फिर वह इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। और इधर जब मैंने आर्यन से बात की तो वह कहने लगा कि मेरी माँ को मेरी शादी से ढेर सारा पैसा चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पर वह मुझ पर दबाव बना रही हैं कि वो मेरी शादी किसी अमीर घर में करना चाहती हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं सोचने लगी कि अगर मेरी माँ ठीक ठाक चीज़ें मुझे देने को तैयार हो जाए तो शायद आर्यन की माँ खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की कि वह मुझे विदा करते हुए क्या क्या देंगी। पर मेरा दिल उस वक्त टूट गया जब मेरी माँ ने मुझे साफ कह दिया कि वह 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं दे सकती। मैं सोचने लगी कि बड़ी बहन की शादी में तो माँ ने खूब पैसा खर्च किया था और भाई की शादी में भी, लेकिन मेरे लिए माँ ने साफ साफ कह दिया कि वह सिर्फ मुझे 2 जोड़ी कपड़े ही देंगी।
ये शायद इसलिए था क्योंकि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। मैं उस दिन बहुत दुखी हो गई। मुझे समझ आ गया था कि अब आर्यन से और कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि वही कोई रास्ता निकाले। उधर आर्यन की माँ इस रिश्ते के लिए जब तैयार नहीं हुई तो आखिरकार आर्यन ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो शादी के लिए राज़ी नहीं हुई तो फिर वह हमेशा के लिए घर छोड़कर कहीं चला जाएगा और उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर आर्यन की माँ डर गई क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था और इसलिए आखिरकार उन्हें इस शादी के लिए मानना पड़ा। और फिर हमारी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो गई। हमारी शादी वाले दिन सिर्फ हम दोनों ही खुश थे और बाकी सबके चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि जब किसी को मेरी खुशियों से मतलब नहीं है तो फिर मैंने भी दूसरों का ठेका नहीं ले रखा है। मेरी शादी के शुरू के दिन काफ़ी अच्छे बीते। आर्यन हर वक्त मेरे आसपास रहता। जब भी वह अपने काम से लौटता तो सबसे पहले मुझे ही ढूंढने लगता। आर्यन एक दुकान पर छोटी मोटी नौकरी किया करता था, लेकिन उसका अपना घर था और कुछ ज़मीन भी उसके नाम पर थी। हम दोनों एक साथ काफ़ी खुश थे। हमने सोच लिया था कि कुछ सालों तक पैसा जोड़कर हम इस मोहल्ले से निकल जाएंगे और किसी दूसरी जगह अपना नया घर खरीदेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जगह करवाएंगे। उस वक्त मुझे लगता था कि ज़िंदगी वाकई में कहानी जैसी होती है, जिसमें प्यार होता है, अपनापन होता है और सुकून होता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। शादी के तकरीबन 1 महीने के बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया, जिससे मुझे गहरा सदमा लगा। भले ही मेरी माँ मुझे उतना प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे तो उनसे प्यार था। वो मेरी माँ थी। लेकिन माँ के चले जाने के बाद तो मेरे भाई बहनों ने मुझसे मतलब रखना ही जैसे बिल्कुल बंद कर दिया था। महीने बीत जाते पर कभी किसी का फ़ोन तक नहीं आता, और अगर मैं अपनी तरफ से उन दोनों में से किसी को कभी फ़ोन कर भी लेती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट देते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरे भाई बहनों को मुझसे कोई लगाव ही नहीं है। मेरी शादी के 4 महीने बाद ही आर्यन की माँ ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी छोटी मोटी नौकरी से हम अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते, इसलिए तुम कोई दूसरा काम ढूंढो। वह उसे बार बार ताना मारती कि अगर तुम मेरी सहेली की बेटी से शादी कर लेते तो उसके पापा जो एक अच्छी फैक्ट्री में काम करते हैं वो वहाँ तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर लगवा देते, जहाँ तुम्हारी सैलरी 3 गुना हो जाती। लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी, और देखो आज तुम्हारी नौकरी कितनी छोटी है और घर के हालात भी कितने बुरे हो रहे हैं। मेरी सास मुझसे कभी भी खुश नहीं रहती थी। वह हर वक्त मेरी किसी न किसी बात में कमी निकालती रहती, जबकि मैं घर का सारा काम खुशी खुशी और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर भी वह हर वक्त गुस्से में भड़कती रहती और हर चीज़ में कमी निकालती रहती थी। इस सब से मैं बहुत परेशान होने लगी थी। इधर आर्यन भी काम से थके हुए घर आते तो मेरी सास भी उसके कान भरना शुरू कर देती। मैं भी इधर ज़्यादा काम करने की वजह से परेशान रहती थी, और आर्यन अगर मुझसे कुछ कहता तो फिर हमारी छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी और झगड़ा होने लगता। ये छोटे छोटे झगड़े कब बड़ी लड़ाइयों में बदल गए हमें खुद भी पता नहीं चला। और अब आर्यन ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के पास ही बैठा रहता था और वह इस बात का फ़ायदा उठाती और मेरे खिलाफ उसके कान भरती रहती। लगातार मेरी शिकायतें सुनते सुनते उसके दिमाग में भी मेरी छवि पूरी तरह से बदल गई थी। वह भी मुझे अब उसी नज़र से देखने लगा था जिस नज़र से उसकी माँ मुझे देखती थी। अब तो मेरी सास ने आर्यन से कहना शुरू कर दिया कि तू इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। अरे तू तो दिखने में इतना हैंडसम है, तुझे आज भी कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, तुझे नहीं पता। मेरी सहेली से बात हुई थी, वह कह रही थी कि वह अभी भी अपनी बेटी की शादी तुझसे कराने के लिए तैयार है और ऊपर से दहेज भी खूब मिलेगा, और साथ ही साथ उसके पापा ने भी कहा है कि वो तेरी मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी भी लगवा देगा। सोच वो लोग तुझे कितना कुछ देंगे, और तुझे क्या चाहिए? इस लड़की से शादी करके भला तुझे क्या मिला है? ये क्या लेकर आई थी? सिर्फ 2 जोड़े कपड़े लेकर चली आई। मेरे और आर्यन के बीच में भले ही बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, दूरियां आ गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे बीच इतनी गुंजाइश बाकी थी कि वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि रोज रोज अगर एक ही बात किसी इंसान से कही जाए तो बात उसके अंदर जहर की तरह काम करती है, और यही आर्यन के साथ भी हुआ। मुझे लगने लगा कि वह अब मुझे देखकर मुस्कुराता तक नहीं था, हमेशा खामोश रहता। पहले मुझे देखकर तो खुश हो जाता था, लेकिन अब तो वो अपनी नज़र तक हटा लेता था। इधर मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने लगी
कि कहीं आर्यन अपनी माँ की बातों में आकर सच में मुझे छोड़ ना दे। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि जल्दी से जल्दी वो मेरी गोद भर दे, क्योंकि अगर मैं माँ बन गई तब तो आर्यन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पर मेरी शादी को 9 महीने हो चुके थे, पर अभी तक ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आई थी। जबकि मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद अभी ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। पर मेरी सास ने तो इस बात का फ़ायदा उठाकर सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये लड़की तो बांझ है, इसलिए अभी तक इसने कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई। ऐसे में तो तुझे इस लड़की से जल्द पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये सब बातें सुन सुन कर मैं बहुत दुखी हो जाती। मैं हर वक्त उल्टे सीधे ख्यालों में डूबी रहती कि क्या आर्यन सच में मुझे छोड़ देगा, क्या वह दूसरी शादी कर लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी हो और इसी वजह से अब वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या सच में मेरा प्यार इतना कमज़ोर था, जबकि मुझे तो लगता था कि शादी के बाद तो हमारा प्यार और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा और हम भी बाकी सब पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, बल्कि उसमें हर रोज़ एक नई परीक्षा इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। और शायद मेरी कसौटी भी अब शुरू हो चुकी थी। मेरी सास दिन रात मेरे पति को भड़काती थी और इधर सास की सहेली भी आए दिन नए नए सपने दिखाने हमारे घर आ जाती थी और वह लोग चुन चुन कर मुझसे कमियां निकालते थे। मैं सोचने लगी कि अब सिर्फ आर्यन ही वह इंसान है जो इन सब बातों को बंद करवा सकता है। इसलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं उसे जो भी कहती वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। और फिर आखिरकार वह दिन आया जब उसने भी प्यार को नहीं बल्कि अपने फ़ायदे को चुना, जहां उसे अच्छी नौकरी, ढेर सारा पैसा, सब कुछ मिल जाता। 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रही थी कि आर्यन अपने काम से शाम को नहीं बल्कि देर रात को घर लौट रहा था और वह मुझसे कुछ खास बात भी नहीं करता था। और फिर आखिरकार तीसरे दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी सास ने मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया। वो उस वक्त कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने देखा कि उनके सामने कुछ कागज़ रखे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ जी ये सब क्या है? तो वह मेरी तरफ देखकर ठंडे अंदाज में बोली, ये कागज़ पकड़ो, इन पर साइन करो और अपने कपड़े उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जिसे शायद मैंने गलत सुन लिया हो। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उन कागज़ों को उठाकर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वह तलाक के कागज़ थे। मैंने आर्यन की तरफ देखकर पूछा कि ये सब क्या है, तो वह बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। मैं उन लोगों के सामने रोते हुए बोली कि मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे बता तो दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। पर आर्यन ने तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरी सास मुझ पर चिल्लाकर बोली कि तू यहाँ से बस चली जा, बहुत रह लिया तूने यहाँ पर। मेरी तो रोते रोते सांस उखड़ने लगी थी। मेरा दिल विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह वही आर्यन है जिसने कभी मुझसे मोहब्बत के सच्चे वादे किए थे, लेकिन आज वह ऐसे खड़ा था जैसे उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया हो। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जैसे ही आर्यन की तरफ आगे बढ़ी तभी बीच में मेरी सास आकर खड़ी हो गई और जोर से हंसते हुए बोली, अब तुम्हें आर्यन से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कागज़ वही तैयार करवा कर खुद अपनी मर्जी से लेकर आया है, इसलिए सारी बात ख़त्म हो चुकी है। ये सुनते ही मुझे जोर का झटका लगा और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ रहा हो। मैंने अपनी सास से रोते हुए भीख मांगी तो वो बोली, अपना यह ड्रामा यहाँ से बाहर जाकर करना, ये देखकर शायद लोगों का दिल बहल जाए और तुम्हें भीख में 2-4 रुपये दें, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। आखिर तुम लेकर आई ही क्या थी? अपने साथ वही उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब मैंने देख लिया कि आर्यन खुद मुझसे अलग होना चाहता है तो फिर अब और कुछ समझने या समझाने को बाकी नहीं रहा था, और मैं भी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी जो इतना बदल चुका हो। मैंने चुपचाप उन कागज़ों पर साइन कर दिए और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में गई। ये वही कमरा था जहाँ मैंने न जाने कितने सपने देखे थे, जहाँ मैं आर्यन के साथ बैठकर हमारे बच्चों के भविष्य की बातें करती थी। लेकिन आज वह सब अजनबी हो गया। बेड के साइड टेबल पर मेरी और आर्यन की शादी की फ़ोटो रखी थी। मैं थोड़ी देर उसे देखती रही और रोती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी बाहर से सास के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी।
निकलती क्यों नहीं है यहाँ से? तूने क्या इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? ये तेरे बाप का घर नहीं है। तूने कागजों पर साइन कर दिए हैं ना? अब तेरा इस घर से और हमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर किस रिश्ते से हमारे घर में जमी बैठी है? बेशरम औरत, निकल जा यहाँ से। उनकी ऐसी बातें मेरे दिल को और भी ज्यादा जख्मी कर रही थी। मैंने फिर अपने आंसू पोंछे, एक लंबी सांस ली और खुद को संभालते हुए अलमारी खोली और जो मेरे पास 2-4 जोड़ी कपड़े थे, अपना पर्स और कुछ छोटा मोटा सामान, वो सब एक बैग में रख लिया। ये सब करते हुए मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैं इस घर में विदा होकर आई थी। जो भी चीज़ अब तक मुझे आर्यन ने गिफ्ट में दी थी, उनकी अब कोई कीमत नहीं बची थी। मैं जब बैग लेकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने तुरंत मेरे हाथ से वह बैग खींच लिया और उसे खोलकर देखने लगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और आर्यन को देख रही थी। वह सिर झुकाए ऐसे खड़ा था जैसे इंसान नहीं बल्कि कोई गुलाम हो। मेरी सास एक एक चीज़ निकाल कर देख रही थी और बोली, जरा देख तो लूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू छुपा कर हमारी कोई चीज़ लेकर जा रही हो। लेकिन उन्हें उस बैग में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने वो बैग मेरी तरफ फेंक दिया। मैं चुपचाप उसे लेकर दरवाजे की तरफ निकल गई। घर से निकलते हुए मेरे आंसू और तेज बहने लगे। मैं सोचने लगी, एक दिन मैंने इस घर की दहलीज पार करके अपनी ज़िंदगी संवारने के सपने देखे थे, लेकिन आज उसी घर से मैं इस तरह से निकल रही हूँ जैसे मेरी यहाँ कोई हैसियत ही नहीं थी। बाहर बहुत तेज धूप थी, सब अपने कामों में व्यस्त थे और मैं हाथ में बैग लिए अकेली और बेसहारा खड़ी थी। उस दिन मुझे समझ आया कि हम जो सपने देखते हैं वह कई बार पूरे नहीं होते। मैं सोचने लगी कि अब तो मेरे पापा भी नहीं हैं और मम्मी भी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगी। फिर मुझे मेरे भाई का ख्याल आया, इसलिए मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। सोचा कि वह मेरा अपना सगा भाई है, वह मुझे ज़रूर सहारा देगा। भले ही वह मुझसे बात नहीं कर रहा हो, लेकिन जब वह अपनी बहन को दुख में देखेगा तो ज़रूर अपनी बहन का साथ देगा। ये सब सोचते हुए मैं उसके घर तक पहुंच गई थी। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर मुझे थोड़ी उम्मीद लगी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरे भाई ने खोला। मेरी हालत देखकर एकदम से उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। मैंने रोते हुए भैया से कहा कि भैया, आर्यन ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही मेरा भाई मुझ पर चिल्लाकर बोला, तो यहाँ क्या करने आई हो? ये सुनते ही जैसे मुझ पर बिजली गिर गई। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई मुझे तसल्ली देगा, लेकिन उसने तो ऐसी बात कह दी कि मेरे हाथ से बैग ही छूट गया। मैं समझ गई कि अब भाई से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जैसे ही मैं वहाँ से अपना बैग उठाकर पलटी, मेरे भाई ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। मैं सड़क पर चल रही थी, मेरे कदम भारी हो रहे थे और हर एक कदम के साथ मेरा दिल टूट रहा था। फिर मुझे अपनी बड़ी बहन की याद आई। मैंने सोचा कि शायद मेरी बहन को तो मुझ पर तरस आ जाए, काश वो मेरा साथ दे। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे और उसके ससुराल में उसकी काफ़ी इज्जत थी। अगर वह चाहे तो मुझे सहारा दे सकती थी। इसी उम्मीद से मैं उसके दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी बहन ही थी। उसने मुझे देखा तो चौंक गई। फिर मेरी हालत देखकर वह घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ नैना? तब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि किस तरह से भाई ने मुझे ठुकरा दिया। वह कुछ देर चुप रही, फिर दुख भरे अंदाज में बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ज़रूर तुम्हारी भी कोई गलती होगी, तभी तो आर्यन ने ऐसा किया होगा। मैंने कहा, सच कहती हूँ दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम मेरी बहन ने तो मुझे सहारा दिया। अभी मैं बैठकर पानी पी ही रही थी कि तभी मेरे जीजा जी वहाँ आ गए और जब मेरी बहन ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो एकदम से उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। वह कहने लगे, ये हमारे घर में नहीं रह सकती, भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी शादी को 1 साल भी पूरे नहीं हुआ और तलाक हो गया, इसका मतलब ज़रूर इसमें कोई कमी है। एक चरित्रवान औरत का कभी तलाक नहीं होता। पता नहीं अब ये यहाँ आकर क्या क्या करे। मेरे घर में 2 जवान भाई हैं, अगर कल को कोई दिक्कत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मैं अपनी नौकरी छोड़कर दिन भर इसकी चौकीदारी करूँगा? आजकल का ज़माना वैसे ही बहुत ख़राब है, इसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मैं चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा बोझ हूँ जिसे हर कोई एक दूसरे के सिर पर डालना चाहता हो। मेरी बहन ने रोते हुए अपने पति से कहा कि लेकिन भैया ने तो इसे घर के अंदर तक नहीं बुलाया
और साफ इसके मुंह पर मना कर दिया। इस पर जीजा जी अकड़ कर बोले, जब इसके खुद के भाई ने इसे नहीं रखा तो फिर मैं क्यों रखूं? मैं इसका भाई तो नहीं हूं ना। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मेरी बहन ने जीजा जी को समझाने की कोशिश की कि ये ऐसी हालत में कहाँ जाएगी। अगर हम इसे नहीं रखेंगे तो फिर भला कौन रखेगा? कम से कम कुछ दिन तो इसे यहाँ पर रहने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अपनी बहन का कहीं और इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगी। मुझे उस वक्त अपनी बहन की हालत देखकर भी तरस आ रहा था। वो भी बेचारी मेरी वजह से अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तभी मेरे जीजा जी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बहन पर इतना ही तरस आ रहा है तो फिर ऐसा करो, तुम भी अपनी बहन के साथ चली जाओ और अपना इंतज़ाम भी खुद ही कर लेना। ये सुनते ही मेरी बहन बुरी तरह से कांप गई और मैं भी डर गई, क्योंकि मैं अपनी वजह से अपनी बहन का घर तो नहीं उजाड़ना चाहती थी। मेरी बहन ने एक बार फिर अपने पति को समझाने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी मैं आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया और आंसुओं से भीगे आंखों से उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मैंने अपना बैग उठाकर चुपचाप वहां से बाहर निकलने लगी और मेरी बहन नम आंखों से मुझे देखती रह गई। वह बेचारी भी आखिर क्या करती, मेरी वजह से उसका भी घर उजड़ने की नौबत आ रही थी। मैं दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बार पलटकर अपनी बहन को देखने लगी तो उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वह मुझसे उस गलती की माफ़ी मांग रही थी जो उसने की ही नहीं थी। सच कहा है किसी ने, औरत का कभी कोई अपना घर नहीं होता जहां वो अपने आप को हक से अपना कह सके। अब सच में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैं सड़क पर चल रही थी और पहली बार खुद को लवारिस महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आखिर मेरी गलती क्या थी? सिर्फ यही कि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। क्या ये कोई गुनाह था? चलते चलते मुझे अपने पापा का चेहरा याद आने लगा। उनका वो प्यार, उनका वो साया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगी कि आज अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे कभी भी ऐसा दिन देखने नहीं देते। वह हमेशा कहते थे कि मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी मुझे सामने एक मंदिर दिखाई दिया तो मैं वहां जाकर बैठ गई। धीरे धीरे हवा चल रही थी और मैं आसमान की तरफ देखकर अपने पापा को याद करके रोने लगी। मैं पापा से कहने लगी, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए तो आपकी छोटी सी बेटी कितनी परेशान है। मेरा कोई भी नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं काफ़ी देर तक रोते हुए शिकायत करती रही। लेकिन जब रात होने लगी तो मैंने अपने आसपास इधर उधर देखा। मुझे पास में एक हॉस्पिटल दिखाई दिया जहां बहुत से लोग आ जा रहे थे। कुछ देर तक मैं उसी हॉस्पिटल को देखती रही। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हॉस्पिटल में अक्सर बैठने की जगह होती हैं, वहाँ पीने का पानी भी मिल जाएगा और शायद वहाँ कोई मुझ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा। अगर किसी ने पूछा तो मैं कह दूंगी कि मैं किसी मरीज के साथ आई हूँ। कम से कम मेरी रात तो वहाँ गुजर जाएगी। अगर मैं यहाँ बाहर अकेली बैठी रही तो मुझे किसी से भी खतरा हो सकता है। उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ चली गई। वहाँ पहुंचकर भी मेरे दिमाग से आर्यन का ख्याल नहीं जा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि वह मुझसे कभी सच्चा प्यार करता ही नहीं था। शायद वह सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी तरफ आकर्षित हुआ था और इसलिए आज उसने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। आज मैं एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसके पास ना घर था ना सहारा, यहाँ तक कि एक रुपया भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुनिया में अकेले कैसे रहूंगी। इस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी किसी अंधेरे कुएं में डूबी हुई लग रही थी। हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ बहुत सारे लोग थे। कोई परेशान था, कोई रो रहा था, कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। मैं उन सब के बीच एक ऐसी औरत थी जिसका ना कोई पहचानने वाला था, ना कोई मरीज और ना ही कोई अपना। मैं धीरे धीरे चलती हुई वेटिंग रूम में पहुंच गई। वहाँ लोहे की बेंच पड़ी हुई थी। मैं एक खाली बेंच पर बैठ गई। मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने वाटर कूलर से ठंडा पानी पी लिया और 2-3 गिलास एक साथ पी लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं न जाने कब से प्यासी हूँ। सच्चाई तो ये थी कि मैं इस वक्त भूख से बेहाल थी। पानी पीकर जब थोड़ी ताकत महसूस हुई तो मैं बेंच पर सिर झुकाकर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठी और मुझसे बोली, बेटी तुम किसके साथ आई हो? उनके सवाल को सुनकर मैं घबरा गई और तुरंत झूठ बोल दिया कि वह मैं एक मरीज के साथ आई हूँ। इसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, बस सिर हिलाया और वहाँ से चली गई।
तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। तभी थोड़ी दूर बने एक कमरे से खुशी और बधाई की आवाज़ें आने लगी। लोग आपस में बधाइयाँ दे रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। फिर वे लोग मिठाइयाँ बांटने लगे। एक लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे हाथ में 2 बड़े बड़े बूंदी के लड्डू रख दिए। मैंने उन्हें देखा तो मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद किया। शायद ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया था और उसने मेरी भूख मिटाने के लिए ये 2 लड्डू भेज दिए। मैंने तुरंत उन्हें खा लिया, जिससे मेरे पेट को थोड़ी राहत मिली। रात भर मैं उसी बेंच पर बैठी रही और रोती रही। वहीं रिसेप्शन के पास एक जवान लड़का था। वह शायद वहाँ स्टाफ बॉय के तौर पर काम करता था। उसकी उम्र तो मेरे बराबर ही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ पता चलता था कि जिम्मेदारियों ने उसे उसकी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा बना दिया था। मैंने कई बार महसूस किया कि वह मुझे देख रहा था, लेकिन फिर अपने काम में लग जाता। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी भी मरीज के साथ नहीं आई हूँ। सुबह हुई तो हॉस्पिटल में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। सफाई करने वाले आ गए, नए मरीज आने लगे, डॉक्टर्स का आना जाना भी शुरू हो गया। मैं अभी भी उसी बेंच पर बैठी थी, थकी हुई, बेहाल और परेशान, क्योंकि अब एक दिन तो मैंने यहाँ काट लिया था, लेकिन आगे मैं कहाँ जाऊँगी। तभी वह लड़का मेरे पास आया जो हॉस्पिटल में काम करता था। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ किसी के साथ नहीं आए हैं। आखिर आपके साथ क्या हुआ है? ना जाने क्यों, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल एक बार फिर भर आया और मैं रो पड़ी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वह खामोशी से सब सुनता रहा। फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, तो अब आप क्या करेंगी? मैंने बेबसी से कहा, पता नहीं। ना मेरे पास घर है और ना ही कोई नौकरी, ना पैसे और ना ही कोई ठिकाना। लेकिन अगर जिंदगी जीनी है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, देखो, मैं बड़े डॉक्टर साहब से बात करके तुम्हें यहाँ आया कि नौकरी दिलवा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये सुनते ही मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई। उसने अपनी बात जारी रखी। वह कहने लगा, लेकिन देखो, काम बहुत मुश्किल है। मरीजों की गंदगी भी साफ करनी पड़ती है, उनकी सेवा भी करनी पड़ती है और कभी कभी उनकी बातें भी सुननी पड़ती है। पहले भी इस काम के लिए यहाँ कई लोग रखे गए थे, लेकिन वे सब 1 महीने के अंदर ही काम छोड़कर भाग गए। पर हाँ, तुम्हें 16,000 सैलरी मिल जाएगी और रहने के लिए भी तुम्हें जगह दिला दूंगा। मैंने तुरंत पूछा, कैसी जगह है? वह कहने लगा कि अस्पताल में ही एक छोटा सा कमरा है। वहाँ एक साइड से अस्पताल से जुड़ी हुई फाइलें और अलमारी में रिकॉर्ड रखे रहते हैं, बाकी कमरा खाली रहता है। वहाँ तुम एक कोने में बिस्तर लगाकर आराम से रह सकती हो। रात को अंदर से कुंडी लगा लेना तो तुम्हें सुरक्षित महसूस होगा। मैं समझता हूँ कि एक अकेली औरत के लिए ये दुनिया अच्छी नहीं है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बाकी तुम खुद फैसला करो। मैंने बिना एक पल सोचे ही उससे कहा कि ठीक है, मैं यह काम कर लूँगी। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊँगी। फिर वह बोला, ठीक है, तो मैं अभी बड़े डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। इसके बाद वह 1 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। फिर वह मुझे उस छोटे से कमरे में ले गया। वह कमरा फाइलों और रिकॉर्ड से भरा हुआ था। मैंने वहीं पर एक पुराना बिस्तर डाल दिया जो मुझे अभिषेक ने दिया था। मैंने मन में सोचा कि बस अब यही मेरा घर है। और सच कहूँ तो वह 16,000 की तनख्वाह मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। कम से कम अब मुझे सिर छुपाने की जगह तो मिल गई थी। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन अभिषेक ने धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखा दिया कि किस तरह से मरीजों की देखभाल करनी है, कैसे डॉक्टर के स्वभाव के हिसाब से उनसे बात करनी है। हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा होती थी। कई बार तो ऐसा काम करना पड़ता था, कई बार मरीज गुस्से में बात करते जिससे मुझे रोना भी आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये जगह छोड़ दी तो मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। रात को सबके सो जाने के बाद जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होती तो मैं चुपचाप अपने उस छोटे से कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगा लेती और बिस्तर पर बैठकर चुपचाप रोती रहती। कभी कभी अपने हाथों को देखती जो पहले बहुत नरम और नाजुक थे, लेकिन अब एकदम कठोर हो चुके थे। शीशे में अपना चेहरा देखती तो सोचती कि क्या मैं वही नैना हूँ जिसे उसके पापा ने राजकुमारी की तरह रखते थे।
कई बार मन करता कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं और चली जाऊं, अपनी किस्मत आजमाऊं और कोई दूसरा काम ढूंढ लूं। लेकिन फिर मैं यही सोचती कि यहाँ कम से कम मुझे छत तो मिली हुई है और मैं सुरक्षित भी हूँ, 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। और फिर अभिषेक के साथ होने से मुझे एक सहारा महसूस होता है कि कोई तो मेरा अपना है। इसी सोच के साथ मैं हर सुबह खुद को मजबूत करती और फिर से काम में लग जाती। लेकिन सच कहूँ तो मैं ये ज़िंदगी कभी जीना नहीं चाहती थी। मैंने तो एक अच्छी ज़िंदगी के सपने देखे थे, लेकिन सपने कहाँ हर किसी के पूरे होते हैं। अब मैं और अभिषेक अक्सर दोपहर का खाना साथ बैठकर खाते थे। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मैंने अभिषेक से पूछा कि तुमने मुझे अपने बारे में अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बताया। ये सवाल सुनकर अभिषेक का चेहरा उतर गया। न जाने क्यों मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उससे कहा कि अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो तुम भी मुझे अपने बारे में बता सकते हो। ये सुनते ही अभिषेक के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। वह कहने लगा कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत पीटती थी और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती थी। कई सालों तक मैं ये सच्चाई अपने पापा को बता नहीं पाया, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे धमका कर रखा था कि अगर मैंने पापा से कुछ कहा तो वो मुझे घर से निकाल देगी। लेकिन एक दिन मैं रोते हुए पापा को सब कुछ बता दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पापा मेरा साथ देंगे, लेकिन उसी दिन मेरी बची हुई उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि मेरे पापा ने सौतेली माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उनका सौतेली माँ के साथ अपना परिवार और बच्चे हो चुके थे। इसलिए शायद उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद तो जैसे सौतेली माँ ने मुझे खुलकर सबके सामने नौकर की तरह काम करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे ठीक से पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, जबकि उनके अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे और मैं उम्मीद भरी नज़रों से उन्हें देखता रहता था। बहुत कम उम्र में ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे काम पर लगा दिया और वह मेरी सारी तनख्वाह रख लेती थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो खूब सारे दहेज के लालच में उन्होंने मेरी शादी अपनी ही पहचान की एक लड़की से करवा दी। उस लड़की से शादी के बाद मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी कि अब मेरा अपना परिवार होगा, मेरी पत्नी होगी जो मुझे सच में प्यार करेगी, कोई तो होगा जो मेरा ख्याल रखेगा, जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन मेरा यह सपना बहुत जल्दी ही टूट गया, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। और बस तभी से मेरा भरोसा जो पहले ही कमज़ोर था पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यह दुनिया कभी भी सच्चे प्यार और अपनेपन की कद्र नहीं करती। इस दुनिया में सिर्फ पैसों की ही कीमत है। मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसके बाद से अब मैं अकेला ही रह रहा हूँ। कम से कम अब कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे दिल को चोट पहुँचाए और अपनी मनमर्जी से मुझे गुलाम की तरह चलाए। अभिषेक की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो भी अपनों का मारा था और मैं भी। शायद इसी वजह से हम दोनों कब इतने अच्छे दोस्त बन गए, हमें खुद भी पता नहीं चला। धीरे धीरे मुझे वहाँ काम करते हुए 2 साल का वक्त और बीत गया। इस बीच सच कहूँ तो जैसे मैं अब कोई नई नैना बन चुकी थी। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, कभी कभी मैं अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बात कर लिया करती थी, क्योंकि वही एक ऐसी थी जिसे कम से कम मेरे दुख का अंदाज़ा तो था, जिसने मेरे लिए कोशिश तो की थी। बाकी सबने तो जानबूझकर मुझसे मुंह मोड़ लिया था। इसी बीच हॉस्पिटल में एक दिन जब मैं अपने काम से फ्री होकर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही बुरी हालत में बेंच पर आर्यन बैठा हुआ था। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, कंधों तक लंबे हो चुके थे और दाढ़ी मूछें भी बढ़ी हुई थी। उसके कपड़ों की हालत भी बहुत बुरी थी, एकदम गंदे और जगह जगह से फटे हुए कपड़े थे। तभी उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास आया और हैरानी से मुझे देखने लगा। वो बोला, नैना, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए पलटकर जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और एकदम से रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो नैना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है कि मैं अब पूरी ज़िंदगी इस सज़ा से भी उभर नहीं पाऊँगा। तुम्हें पता है माँ को हार्ट अटैक आ गया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन बताया है, लेकिन मेरे पास उनके इलाज के पैसे तक नहीं बचे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत ही तंज भरे अंदाज में कहा, क्यों,
अपनी उस अमीर पत्नी से पैसे मांग लो, और वैसे भी अब तो तुम मैनेजर बन गए होगे, तो तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी होगी। ये सुनते ही आर्यन और जोर जोर से रोने लगा और बोला, वो सब कुछ धोखा था, शायद मेरे लालच की सजा थी। माँ ने मेरी शादी जिस लड़की से अच्छे पैसे और अच्छी नौकरी के लालच में करवाई थी, वो सब सिर्फ एक धोखा था। हम अपने लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हमें एक बार भी ये समझ नहीं आया कि आखिर अगर लोग इतने पैसे वाले हैं तो अपनी बेटी की शादी एक तलाकशुदा आदमी से करवाने के लिए क्यों तैयार हैं। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि उस लड़की में कमी थी, उसका गर्भाशय नहीं था। ये बात उसका परिवार जानता था और इसलिए उन्हें पता था कि उसकी शादी कभी भी किसी अच्छी जगह पर नहीं हो सकती। तभी वो हमें इतना बड़ा लालच दे रहे थे। शादी के बाद जब हमें यह सच्चाई पता चली तो मैं टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लिया। पर हालात तब बिगड़े जब मेरी पत्नी ने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश शुरू कर दी। ना तो उसके पिता ने मुझे किसी भी अच्छी नौकरी पर लगवाया और ना ही उन्होंने कोई ख़ास पैसा दिया। माँ के सारे अरमान धरे के धरे रह गए और ऊपर से अब उन्हें इस बात का दुख भी सताने लगा कि उनके बेटे का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ऊपर से मेरी पत्नी आए दिन झगड़ा करके हम दोनों माँ बेटे की नाक में दम कर देती थी। उसके एक से एक महंगे शौक थे और वह रोज़ नई फरमाइश लेकर खड़ी हो जाती थी। जब मैं उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता तो वह बहुत झगड़ा करती थी। वह पूरा दिन माँ से काम करवाती और मुझसे नई नई चीज़ों की डिमांड करती रहती। साथ ही मुझे ताना मारती कि मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अच्छा पैसा कमा सकूं। एक दिन सबसे परेशान होकर जब माँ ने उससे ये कहा कि वह उसकी कमी की बात करके अपने बेटे से उसका तलाक करवा देगी, तो उसने हमें धमकी दी कि अगर हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ किया तो वह मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर जेल भिजवा देगी। ये सब सुनकर हम दोनों बहुत डर गए। माँ तो रोने लगी, बोली, बेटा मैं अपना बुढ़ापा जेल में नहीं काटना चाहती। इसी डर ने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया और हार्ट अटैक आ गया। पिछले 2 सालों में मैंने जो कुछ भी कमाया उसमें से 1 रुपया तक नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरी पत्नी सारा पैसा खर्च कर देती थी। जब अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने सोचा कि घर बेच दूं, तो मुझे पता चला कि मेरी उसी पत्नी ने धोखे से वो घर भी अपने नाम करवा लिया। ये सब कब हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अंधा हो चुका था। मैं मानता हूँ नैना कि मैंने तुम पर जो जुल्म किया था आज उसकी सज़ा ही माँ बेटे भुगत रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो नैना। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद ऊपर वाला भी हम माँ बेटे पर कुछ रहम कर दे। मैंने आर्यन से कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी अपने दिल में इतना भारी बोझ लेकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। यह कहकर मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो आर्यन ने एक बार फिर मुझे रोक लिया और बोला कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ नहीं सकती हो, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातें और उसकी आंखों में मुझे उस वक्त जो दिख रहा था उससे मुझे समझ आ रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह सहारा ढूंढ रहा था, लेकिन मैं अब किसी के लिए भी सहारा नहीं बनना चाहती थी, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कभी मुझे सहारा नहीं दिया और सिर्फ अपने मन मुताबिक मेरा इस्तेमाल किया। पर ना जाने क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाई। तभी मेरी नज़र सामने से आते हुए अभिषेक पर पड़ी और मैं एकदम से उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आर्यन दंग रह गया। और अभिषेक भी एकदम से घबरा गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उसने मुझे आर्यन की तरफ देखते हुए देखा तो वह कुछ कुछ समझने लगा। फिर उसने भी मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे आर्यन पीछे हट गया और चुपचाप मुंह लटकाकर इमरजेंसी रूम के अंदर चला गया। फिर मैंने अभिषेक को सब कुछ बता दिया कि ये कौन है। उसके बाद मैंने अभिषेक से माफ़ी मांगी कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभिषेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि नैना, सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा कि तुमने आज मुझे अपना सहारा समझा। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरा हाथ सच में थाम लो। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अभिषेक के गले लग गई। अभिषेक कहने लगा कि हम दोनों ही बेसहारा हैं और इसलिए हमसे बेहतर एक दूसरे का सहारा कोई नहीं हो सकता। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने और अभिषेक ने शादी कर ली और अब मैं अभिषेक के उस छोटे से घर में विदा होकर आ गई थी, जहाँ सिर्फ मैं और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत थी। 3 महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिली जिसका मैं पिछले न जाने कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी। मैं माँ बनने वाली थी और मैं और अभिषेक बहुत खुश थे। अभिषेक ने मुझसे कहा भी
कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य देना चाहती हूँ, जिसके लिए हम दोनों का कमाना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो सिर्फ दूसरा महीना ही है। जब 9 महीने पूरे होने के करीब आ जाएंगे, तब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूँगी। मेरे बहुत समझाने पर अभिषेक मेरी इस बात के लिए मान गया। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक हॉस्पिटल के बाहर हलचल हुई और मेरी नज़र दो आदमियों पर पड़ी, जिनके चेहरे पर अजीब सी उलझन दिख रही थी। वह स्ट्रेचर को अंदर ला रहे थे, जिस पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और चेहरा एकदम पीला और झुर्रियों से भरा हुआ था। उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे, जिनसे बहुत ही भयंकर बदबू आ रही थी, जिस वजह से आसपास खड़े लोग भी तुरंत पीछे हट गए। एक बॉय ने नाक पर रुमाल रखा और दूसरे ने मुंह बनाकर कहा कि मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाने वाला। कुछ ही देर में जो लोग उस बूढ़ी औरत को लेकर आए थे, वह भी चुपचाप वहां से चले गए। ना तो उस औरत से जुड़ा हुआ कोई कागज था, न कोई रिश्तेदार, और ना ही कोई नाम बताने वाला। मैं कुछ पल तक उस बूढ़ी औरत को देखती रही। फिर मेरे दिल में आया कि अगर मैं पीछे हट गई तो फिर उनका क्या होगा। तभी अभिषेक भी वहां आ गया और मैं और उसने मिलकर उन्हें वार्ड में पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन सच में उनके पास से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि वह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जख्मों से पूरा शरीर ही गल चुका हो। मुझे तो उल्टी जैसी आने लगी। तो अभिषेक ने मुझे पीछे हटने को कहा, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और रूम में पहुंचकर मैंने अभिषेक से गर्म पानी मंगवाया। फिर मैंने उनके कपड़े बदले, उनके जख्मों को अच्छे से साफ किया। वो बुरी तरह से दर्द से कराह रही थी। वो कभी आंखें खोलती तो कभी बंद कर लेती। मैं उनसे बोली, माँ जी, आप थोड़ी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे साफ दिख रहा था कि शायद उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, पर फिर भी मैं उन्हें उम्मीद देना चाहती थी। अगले दिन से मेरा और अभिषेक का यही रूटीन बन गया। हम उनके खाने पीने, दवाइयों, जख्म साफ करने और कपड़े बदलने का अच्छे से ख्याल रखते थे। वह अक्सर हम दोनों के सिर पर हाथ फेरती और हमें आशीर्वाद देती। रात को मैं कई बार जब अपनी ड्यूटी पर होती थी तो उन्हें देखने चली जाती थी कि वह ठीक तो हैं। धीरे धीरे उनके जख्म से बदबू कम आने लगी थी। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने चेकअप किया और बताया कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बस एक हफ्ते की मेहमान है। ये सुनते ही मैं उस बूढ़ी औरत को देखने लगी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे उनसे बहुत हमदर्दी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर मुझे अभिषेक ना मिलता तो शायद एक वक्त ऐसा आता जब मेरी हालत भी ऐसे ही हो जाती, जिसका कोई भी नहीं होता। आखिर क्यों अपने लोग छोड़कर चले जाते हैं। ये सब सोचकर मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन रात को जब मैं उनके पास बैठी थी तो वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं तुरंत उनके पास गई। मैंने उन्हें पानी दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है माँ जी। तभी उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधी हुई एक गांठ खोली और उसमें से एक छोटी सी चाबी निकाली। वह बहुत ही खूबसूरत चाबी थी, जिस पर सुनहरे रंग की डिज़ाइन बनी हुई थी। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और मुझे वह चाबी दे दी। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि यह किस चीज़ की चाबी है। तो उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि यह तुम्हारा अधिकार है बेटी। फिर उन्होंने मुझसे धीरे से कहा कि किसी डॉक्टर को बोल दो। मैंने तुरंत जाकर एक सीनियर डॉक्टर को बुला लाई और उस बूढ़ी औरत ने उनके कान में कुछ कहा। मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन अगले दिन हॉस्पिटल में एक वकील आया। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जैसे ही वकील साहब ने अपनी सारी लिखापढ़ी पूरी की तो अचानक उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये अभिषेक और नैना कौन है। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि वकील साहब ना जाने क्यों हम दोनों को बुला रहे हैं। तभी मैं और अभिषेक उनके पास पहुंचे तो वकील साहब ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि दरअसल इनका कोई भी वारिस नहीं है और जो इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इनके बुरे वक्त में इन्हें छोड़ दिया, इसलिए इनकी ऐसी हालत होने पर भी कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे में तुम दोनों ने इनकी सेवा की और इसलिए इन्होंने अपना घर तुम दोनों के नाम कर दिया है। ये सुनकर तो मैं और अभिषेक दंग रह गए। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की कि नहीं, हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है,
पर वकील साहब ने कहा कि अब तो घर आपके नाम हो चुका है और मेरा कहना यही है कि अगर वो अपनी खुशी से आपको ये घर दे रही हैं तो आपको भी उनकी इस आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हम दोनों तुरंत ही उन बुजुर्ग अम्मा के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की कि हम उनका घर नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने हमें हाथ के इशारे से अपने कान के पास आने को कहा और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे झुके तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और बस इसके साथ ही उनका हाथ नीचे गिर गया और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। उन बुजुर्ग अम्मा का कोई भी दावेदार ढूंढने पर भी नहीं मिला, इसलिए फिर हम दोनों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया और बाकी की सारी विधियां पूरी की। कुछ दिनों के बाद वकील साहब ने सारी ज़रूरी कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हमें उस घर के कागज़ और वहाँ का पता दे दिया। पहले तो कुछ दिन तक हम सोचते रहे कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर हमने सोचा कि ये उन बुजुर्ग अम्मा का आशीर्वाद ही है और अगर हम इसे नहीं अपनाएंगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख होगा। इसलिए एक दिन आखिरकार हम उस पते की तरफ निकल पड़े, लेकिन हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं था बल्कि एक हाई क्लास कॉलोनी थी जहाँ साधारण घर नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगले बने हुए थे। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी और फिर उस कागज़ पर लिखे हुए मकान नंबर के सामने जब हम पहुँचे तो हैरत की वजह से हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा और शानदार बंगला था। लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि न जाने कितने समय से वहाँ कोई भी नहीं आया था, क्योंकि बाहर बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और ढेर सारी धूल मिट्टी ने पूरे बंगले को अपनी चपेट में ले लिया था। हम जैसे ही गेट के पास पहुँचे तो किसी चौकीदार को ढूंढने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और हमने जैसे ही गेट पर हाथ रखा तो वह अपने आप ही खुल गया। इसके बाद हम आगे बढ़े और बंगले के एंट्री गेट के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ का दरवाज़ा भी सिर्फ बंद था, उस पर ताला नहीं लगा था। अंदर पहुंचकर बंगले की खूबसूरती देखने लायक थी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा बंगला आज हम दोनों के नाम पर है, जबकि कहाँ तो मैं एक छोटी सी जगह में रहती थी। हम घर के एक एक सामान को देख रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक तिजोरी पर पड़ी और उसे देखकर मैं अपनी जगह पर ही जम गई। अभिषेक ने मुझे ऐसी हालत में देखा तो वह पूछने लगा कि क्या हो गया नैना। तब मैंने उसे बताया कि जिस तरह की डिज़ाइन इस तिजोरी में बनी हुई है, अम्मा जी ने एक दिन मुझे एक चाबी दी थी, उस पर भी ठीक इसी तरह की डिज़ाइन बनी हुई थी। अभिषेक ने पूछा कि वह चाबी अब कहाँ है। मैंने उसे तुरंत अपने पर्स से निकाला और अभिषेक के कहने पर जैसे ही मैंने वह चाबी तिजोरी में लगाई तो एक किरिक की आवाज़ के साथ ही तिजोरी खुल गई और हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरी तिजोरी नोटों और सोने की बिस्किटों से भरी हुई थी और नीचे वाले खाने में ढेर सारे जेवरात रखे हुए थे। मैं तो वहीं पास में पड़े हुए सोफे पर धम से बैठ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सिर चकरा रहा हो। समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या फिर खुश हो जाऊं, क्योंकि एक साथ इतना सारा पैसा, वह भी हमारे लिए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुरंत अपने पेट पर हाथ फेरा और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं अपने बच्चे को एक शानदार भविष्य दे पाऊंगी। मैं और अभिषेक ने पूरे बंगले के अच्छे से सफाई करवाई और इसके बाद हम वहीं पर रहने लगे। हमने अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और तिजोरी में मिले पैसों में से कुछ पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। हमने सोचा कि अगर ऊपर वाले ने हम पर कृपा की है तो हमें अपना खुद का कोई काम करना चाहिए। मुझे खाना बनाने का शौक भी था और शुरू से ही हर कोई मेरे खाने की बहुत तारीफ करता था। इसलिए हमने फैसला किया कि हम रेस्टोरेंट ही खोलेंगे। मैं और अभिषेक ने शुरुआत में बस 2 लोगों का स्टाफ रखा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रेस्टोरेंट मशहूर होने लगा वैसे वैसे हमारा स्टाफ 2 से बढ़कर 30 लोगों का हो गया। जब तक मेरी डिलीवरी का समय आया तब तक हमारे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था कि कहाँ कुछ ही महीने पहले मैं एक छोटी सी नौकरी करती थी और कहाँ कुछ ही महीनों में हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा बदल गई। आज इस बात को 3 साल बीत गए हैं। मैं आया की मदद से अपने बेटे की देखभाल भी करती हूँ और रेस्टोरेंट के कामकाज में अपने पति का हाथ भी बटाती हूँ। एक दिन मेरी बहन का फ़ोन आया और उसने मुझे अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया। आज हमारे दिन बदल गए थे, इसलिए अब मेरी बहन पूरे अधिकार से मुझे अपनी बेटी की शादी में बुला सकती थी और मेरे जीजाजी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब हम पैसे वाले थे। सच कहा है किसी ने, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक समय था
जब यही जीजा जी मुझे अपने घर में कुछ घंटे तक भी नहीं रुकने देना चाहते थे। ये सब सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन मैं, अभिषेक और हमारा प्यारा सा बेटा अपनी बड़ी सी गाड़ी से उस हॉल पहुंचे जहां शादी थी। जैसे ही हमारी गाड़ी हॉल के सामने रुकी तो सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। ड्राइवर तुरंत उतरकर दरवाज़ा खोलने लगा और मैं अभिषेक के साथ अपने ब्रांडेड कपड़े में बाहर आई। तभी मेरी सबसे पहली नज़र भैया पर पड़ी। वो भी मेरी चमक दमक देखकर हैरान थे। शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऊपर वाले ने मुझे मेरी ज़िंदगी में ये मुकाम भी देगा। मैंने अपनी बहन की बेटी को गिफ्ट में एक से बढ़कर एक ब्रांड की महंगी घरेलू चीज़ें दी, जिन्हें वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत में इस्तेमाल कर सकती थी। इतने सारे गिफ्ट्स देखकर सब लोग हैरान थे और वहीं जीजा जी, जो एक दिन मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, आज मेरे और अभिषेक के आगे पीछे घूम रहे थे। तभी भैया भी मेरे पास आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनकी आंखों में भी सिर्फ लालच की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं आज इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से शामिल होने आई हूँ, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ मेरी बहन ही थी जिसने मेरी दुख को समझा था। और अब मुझे अपनी इस नई ज़िंदगी में किसी भी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना है जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया। ये सुनते ही भैया रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो बहन, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। क्या तुम अपने भाई पर तरस नहीं खाओगी? मेरे हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? उनकी ये बात सुनकर मेरे मन में बचे हुए आखिरी झूठी उम्मीद भी ख़त्म हो गई कि शायद उन्हें सच में अपनी छोटी बहन का रिश्ता याद आ गया है। लेकिन वह भी मेरे सामने सिर्फ अपने लालच की वजह से ही खड़े थे। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें अलविदा कहा और कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मैं अभिषेक के साथ वापस घर आ गई। आज भी जब मैं अपने अतीत को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर वह बुज़ुर्ग अम्मा मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं आज भी वही गरीबी भरी ज़िंदगी जी रही होती और किसी को भी मुझसे कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, ज़िंदगी में बुरे वक्त में जो आपका साथ छोड़ देते हैं वे अपने नहीं होते। सच्चा रिश्ता वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मुश्किल समय में आपका हाथ थामे। लालच, दहेज और धन की चाह आखिरकार इंसान को पछतावे और बर्बादी तक ले जाती है, जबकि मेहनत, धैर्य, आत्मसम्मान और निस्वार्थ सेवा का फल देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हर इंसान को उसके कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एहसास स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक अच्छी और ख़ूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।